हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको बोला गया था कि सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं, तो आप लोग की जो रिवीजन वाली क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बेटा, जो रिवीजन वाली क्लास है वो अपने आप में कंप्लीट हो चुकी है। और अब आप लोगों का एट ग्रेड, है ना, यानी कि जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो वाली चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो इस चीज को सीखने के लिए, इस चीज को पढ़ने के लिए? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे रिवीजन क्लास में, तो नंबर सिस्टम से ही है ना एड ग्रेड पे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं, आपको मालूम भी होंगी, और कुछ एडवांस बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चल, यहाँ पे हेडिंग है अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसारी। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, तो बच्चा हम लोग सबसे पहले सीखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। फिर हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, फिर अपरिमेय संख्याओं के बारे में। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं हम लोग बनाते कैसे, ये सारी चीजें सीखेंगे। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे करते हैं और दशमलव प्रसार के उदाहरण, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके एट ग्रेड की हैं, आपके सिलेबस की है। संख्याओं का वर्गीकरण सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। अब उसमें भी क्या सीखेंगे बेटा, तो बच्चा सबसे पहले हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें ढेर सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, वो वाली चीज हम लोग सीखने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, बहुत ही तेजी से हम लोग इसको सीखेंगे क्योंकि ये सारी चीजें बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे ढेर सारी संख्याओं का एक संग्रह लिखा गया है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं सब की सब क्या है बेटा, बताओ जल्दी से। क्या इन संख्याओं को, है ना, क्या इन संख्याओं को बच्चों हम लोग एक पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? क्योंकि देखो इसमें ऋणात्मक संख्या कोई भी नहीं है, शून्य है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार की संख्याओं के जो कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो अपने आप में देखो इस वाले पेज पे जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं सब के सब क्या है, पूर्ण संख्याएं। आपका सर, क्या ये पूर्ण संख्या है, यानी कि इंटीजर्स नहीं है? पूर्ण संख्या, सॉरी सॉरी, पूर्ण संख्या तो है, क्या ये पूर्णांक नहीं है सर? पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो मैं कहूंगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ये टोटली इंटीजर्स यहाँ पे नहीं लिखे गए। इंटीजर्स अगर लिखना होता तो यहाँ पे निगेटिव संख्याएं भी होती, तब उस पूरे कलेक्शन को हम लोग इंटीजर बोल सकते थे। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें इंटीजर नहीं है बेटा, इसमें इंटीजर है। दो टाइप के इसमें इंटीजर है, कौन कौन से? एक है पॉजिटिव इंटीजर, बेटा ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर इसमें रखा हुआ है। और दूसरा है जीरो इंटीजर। क्या ये सारे बच्चे सीख पा रहे हैं? ठीक है, तेजी से कवर करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत नई नई चीजें सीखेंगे बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये नंबर लाइन है, मैंने आपको सिखाया हुआ है नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, तो नंबर लाइन एक तरीके से सीधी रेखा होती है और बराबर अंतराल पे, है ना, नंबर्स लिखे गए होते हैं। ओके, अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करें, अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, तो गिनती की संख्याओं को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, जो ये नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे एक जो ये बॉक्स बना है रेड कलर में, है ना, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। इज इट क्लियर बच्चों? एक बच्ची बोले सर ये रियल नंबर्स हैं, बिल्कुल हम लोग रियल नंबर्स बोलेंगे, है ना, लेकिन रियल नंबर्स की परिभाषा भी मैं सिखाऊंगा कि क्या होता है रियल नंबर। उसके लिए आपको दो चीजें सीखनी पड़ेंगी, एक परिमेय संख्या के बारे में सीखना पड़ेगा, और दूसरा अपरिमेय संख्या के बारे में सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर के, ठीक है, वास्तविक संख्याएं बनी होती है। ओके, अच्छा, देखो यहाँ पे जो गिनती की संख्याएं हैं, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं, अगर उनको शून्य के साथ मिला दिया जाए तो उस पूरे ग्रुप को, है ना, उस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और इसको दिखाते किससे है, डब्ल्यू से। यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? यहां तक यस सबको सर। क्लियर? अच्छा, ठीक है, तो हम लोग अब पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखने वाले हैं, हालांकि पूर्ण संख्या आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, पूर्णांक बताते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पूर्णांक होता क्या है, अगर आप नंबर लाइन पे चले जाओ ना, नंबर लाइन पे चले जाओ, तो ये जो धनात्मक संख्याएं हैं, और ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, और ये जो जीरो है, इन तीनों का जो कलेक्शन होता है ना बेटा, इन तीनों का जो कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक, और इसको
कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर बच्चों? ओके ओके, ठीक है। ये काफी तेजी से मैं इसको इंक्रीज करते जा रहा हूँ, बढ़ाते चले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग ये सारी चीजें जानते हैं, ये सारी चीजें सीखे हुए हैं। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा मेन टॉपिक जो कि आपके सिलेबस की चीज है, वो है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसको जानना बड़ा जरूरी है, तो इस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखने वाले बच्चों? हम लोग अब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या सीखने वाले हैं। हम लोगों ने क्या सीख लिया? हम लोगों ने संख्याओं का वर्गीकरण सीख लिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ओके बेटा, ओके। अब मैं परिमेय संख्याओं के बारे में सिखाता हूँ आप सभी को। देखिए, है ना, परिमेय संख्याएं याद करिए पिछले क्लास में, है ना, हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके बारे में। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? अगर कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी गई होती है और ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो हर है, अगर ये 0 के बराबर नहीं होता ना बच्चों, अगर ये 0 के बराबर नहीं होता है, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अच्छा। अब देखो, मान लो यहाँ पे लिखा गया है 4/5, मान लो लिखा गया है 1/2, मान लो लिखा गया है 7/12। तो ये जितनी भी संख्याएं मैं लिख रहा हूं, है ना, ये सारी की सारी संख्याएं बच्चों क्या है? आप लोग खुद बताइए। सर परिमेय संख्या। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये सारी की सारी संख्याएं बच्चों परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, सारी की सारी संख्याएं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या -25 एक परिमेय संख्या है? आप लोग खुद बताइए। नो सर। सर। बेटा ध्यान ध्यान से देखो, यस सर। यस सर। ध्यान से देखो। -25। यस, -25। तो बच्चों यह एक परिमेय संख्या है। आप लोग क्यों भूल गए? देखो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, परिमेय संख्याओं में, है ना, p बाई क्यू का रूप होना चाहिए। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इस बात को, और जो ये q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक खास बात होती है। खास बात क्या है? कि ये जो p है और ये जो बच्चों ये q है, ये दोनों ही पूर्णांक होते हैं। और आप लोग सभी लोग जानते हो कि जो पूर्णांक होते हैं वह 3 प्रकार के हो सकते हैं: धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। ठीक है, तो उस हिसाब से, है ना, उस हिसाब से बच्चों -25 क्या एक परिमेय संख्या होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि -25 को हम लोग -25/1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, -25 को हम लोग -25/1 लिख सकते हैं। अब यह p बाई क्यू के रूप का है, और इसीलिए यह एक परिमेय संख्या होगा बच्चों। यह क्या होगा? एक परिमेय संख्या। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे लिखा भी गया, यस, -25 जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके, चलो ये सारी चीजें आप लोग सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बताना, ठीक है बेटा, आप लोग बताना, यहाँ पे 1/2 लिखा है, 2/4 लिखा है, 10/20 लिखा है, 25/50 लिखा है, 47/94 लिखा है। क्या इसमें कोई समानता है, कोई सिमिलैरिटी है सारे के सारे नंबर्स में? अगर किसी को समझ में आ गया है कि क्या सिमिलरिटी है, तो माइक ऑन करके मुझे बताइए। बच्चों माइक ऑन करके बताइए मुझे कि क्या सर सिमिलरिटी ये है। सभी प्लस में है। सर ये सब पॉजिटिव है। परिमेय संख्याएं। हाँ, परिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन जो इनके मान है क्या सर ये पॉजिटिव में है। ये पॉजिटिव में है। ओके, और कुछ, और कुछ बेटा? बताना तो सर आपको। अच्छा चलो मैं सिखाता हूँ। हालांकि जितनी भी चीजें आप लोग बताए वो सब सही है ना, सारी चीजें आप लोगों ने जो भी बताया सही है। आप लोगों ने बोला कि सर ये सभी की सभी परिमेय संख्या है, तो ये एक समानता है, बिल्कुल सही बात है।
सर सभी की सभी धनात्मक संख्या है, ये भी एक समानता है, ये भी ठीक बात है, ठीक है। लेकिन एक और मेजर बात है, देखो अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये लिखा है 1/2, और बच्चों इसको देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये भी 1/2 लिखा हुआ है। देखो 10 1 जा 10 एंड 10 2 जा 20, ये भी 1/2 लिखा हुआ है बच्चों। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी ये भी 1/2 लिखा है बच्चों। 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, यानी ये भी 1/2 लिखा है। क्या आप लोगों को सिमिलरिटी दिखा? यस यस सर। ठीक है, तो ये जितनी भी है ना, ये जितनी भी संख्याएं या जितनी भी एक तरीके से परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं, सब की सब आपस में समान है, इक्वल है ना। देखो यहाँ पे लिखा गया है सारी की सारी चीजें क्या है, इक्वल हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अगर मान लेते हैं कि कोई दो परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं, अब उन दोनों को सॉल्व करने पर, है ना, उन दोनों को सॉल्व करने पर आप ये पा रहे हो कि दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, तो हम लोग उसका नाम क्या रखेंगे? तो उसका बेटा हम लोग नाम रखेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। सर Is it इसका clear? स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ एकदम एकदम बिल्कुल, जहां भी आपको जरूरत लगेगा ना, बिल्कुल मुझे बोल दीजिए कि सर मेरे को टाइम दे दीजिए थोड़ा सा नोट करने का या फिर स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। गुड इवनिंग रितु, बट आप क्लास में बहुत ज्यादा लेट हो, है ना, बहुत ही लेट हो। इतना लेट क्यों हो गया बेटा? ओके, तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के एक बार बोल देता हूँ। लिखा है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, यानी कि यहाँ पे आपको ट्रू, है ना, ट्रू या फॉल्स बताना है। ओके, अच्छा क्वेश्चन क्या है? बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। क्या ये सत्य बात है? क्या ये सच है? अगर होगा तो y लिखिएगा और अगर नहीं तो n लिखिएगा। अच्छा, फॉल्स भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिए, ट्रू है तो ट्रू लिख दीजिए, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, वाई एन में लिखना चाहते हैं, तो वाई के लिए मतलब यस हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और नो के लिए यानी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं, है ना, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये है ना, आप लोग की जो तैयारी है एग्जाम के लिए एकदम हो चुकी है बेटा, है ना। मैं बिल्कुल समझ गया, आप लोगों ने बेहतर ढंग से मेहनत किया हुआ है यहाँ पे लग करके, और हर एक चीज यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि जानते हो क्या है, हर एक पूर्ण संख्या, है ना, हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूँ। जैसे आप कहोगे सर 5 एक पूर्ण संख्या है और 5 एक प्राकृतिक संख्या भी तो है सर, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे बताओ 0 एक पूर्ण संख्या होता है, लेकिन क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या होता है बच्चों? नो सर। नहीं होता है ना, तो बिल्कुल सही बात है। यानी ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा करेक्ट नहीं है, तो हम लोग इसको बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, और इसी के लिए आप लोग एन टाइप कर रहे थे, एन फॉर नो। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, तो नो, ठीक है, ओके। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक हम बता दिए, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं, ये सारी चीजें मैं सिखा चुका, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके बेटा, अब देखो एक और क्वेश्चन है जो कि ट्रू और फॉल्स में है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कि ट्रू और फॉल्स में है, आपको फिर से बताना है। अब की बार क्या पूछा गया है? पूछा गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, आप लोग को बताना है। ठीक है, आप लोग खुद बताइए बेटा, इसका क्वेश्चन जो भी है ना, जिसका जो आंसर है वो खुद बताइए। सारे बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, ट्रू बोल रहे हैं, इसका मतलब
ये सत्य कथन है, यही आप लोग बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो मैं देख लेता हूँ उसको, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। किसी भी पूर्णांक को ले लो आप, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, है ना, चाहे वो धनात्मक हो बेटा, ठीक है, चाहे वो शून्य हो, है ना, ये सब की सब एक तरीके से परिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो शून्य होता है यह भी एक परिमेय संख्या ही होता है। क्या आप लोग ये जानते हैं? नो सर। बेटा No, तो हाँ, तो इसको सीख लीजिए, शून्य भी एक परिमेय संख्या होता है। और ये मैंने बताया है आप लोगों को क्लास में, ठीक है। पता नहीं क्यों आप लोग भूल गए, बट यार मैंने ये बताया सर हुआ है, मुझे पता है। याद करो। मैंने कहा था कि जीरो को आप 0/3 लिख दो, 0/2 लिख दो, 0/15 लिख दो, है ना। तो एक तरीके से ये एक सर बताया था। बताया था ना? बताया था। एकदम सही बात, एकदम सही बात, है ना। तो कुछ बच्चों को याद है कि शिवम सर तो बताए हैं, कुछ बच्चे भूल चुके हैं, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा सिखाना काम है, आप लोग का सीखना काम है। आप लोग बेहतर ढंग से सीखिए बच्चों, ठीक है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। अब तो नहीं भूलेगा ना? अब तो नहीं भूलेगा ये वाला टॉपिक? नो सर। सर ओके ओके, चलो जी, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है यस, जो यहाँ पे बात लिखी गई बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ भी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, यही आपको बताना है। तो ट्रू के लिए y लिखिएगा, फॉल्स के लिए n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बेटा सारे लोग गलत आंसर कर रहे हो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। अब जाके सही आंसर आना स्टार्ट हुआ है जब मैंने बोला है कि आप लोग का गलत है। उसके पीछे का लॉजिक देखो। यहाँ पे बोला जाए कि प्रत्येक परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या यानी कि p/q, जैसे कि मान लो तुम ले लो बेटा 5/2, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब खुद बताओ, क्या 5/2 पूर्णांक है? आप लोग खुद बताओ। नहीं है ना? तो जब नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं? तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। आपको कि सर मान लीजिए आपने 5/2 लिया, लेकिन सर मान लेते हैं अगर मैंने 3 ले लिया, तो 3 तो सर एक देखा जाए तो पूर्णांक है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, 3 एक पूर्णांक है। लेकिन ये बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या है ना। 3 एक परिमेय संख्या भी और पूर्णांक भी है, लेकिन यहाँ पे देखो स्टेटमेंट बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी कि किसी भी प्रकार का परिमेय संख्या ले लो वह पूर्णांक होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को? यस सर। यस सर। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, किन्हीं भी दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ये है क्या, मान लो बेटा यह एक नंबर लाइन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यह एक नंबर लाइन है, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बना जिसमें 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि किन्हीं भी दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि मान लो कि 1 है बेटा, ये 2 है ना, ये दोनों ही अपने आप में एक परिमेय संख्याएं हैं। और बेटा इनके बीच में जानते हो अनंत रूप से, है ना, अनेकों परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ अनंत। अनंत का मतलब समझते हो आप लोग? यस सर। ठीक है। नो सर। अच्छा, मैं सिखा देता हूँ। अनंत का मतलब होता है जिसकी एक तरीके से गणना न की जा सके, जो बहुत ज्यादा हो, ठीक है।
बहुत ज्यादा अगर कोई संख्या में चीज है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनंत। ठीक है, अब जैसे कि मान लो एक तरीके से तुम तारों को देख लो बेटा, तारों को, है ना, आसमान में इतने तारे हैं कि क्या आप उनको एग्जैक्टली गिन पाओगे, एकदम एग्जैक्टली? नो सर। नो सर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आसमान में अनंत तारे हैं, है ना, अनंत तारे। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, जो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ओके। तो वही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में ढेर सारी, है ना, अनंत रूप में, है ना, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं। बोला जा रहा है कि 1 और 2, यानी 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करिए, यानी 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप लोग इसको ज्ञात कर सकते हो, एक बार खुद ट्राई करो, नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे बेटा। सारे बच्चे ट्राई करो, नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे आपको। तो क्या किसी बच्चे का आंसर आया? ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए, है ना, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको स्वयं, है ना, मैं खुद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आखिर ये है क्या। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो। एक काम करते हैं, ये जो 1 है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये जो 1 है और ये जो 2 है ना, तो इसको आप 1/1 और 2/1 लिख दीजिए। क्या ऐसा लिखने पर कोई भी फर्क पड़ा बेटा? ऐसा लिखने पे कोई भी फर्क पड़ा? यस सर। क्या फर्क पड़ा? सर वो 2 कट जाएगा। यस नहीं नहीं सर। बेटा, नो सर। तो नहीं एक कम नहीं 2। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, इसमें कोई भी, सर है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप किसी भी संख्या को, है ना, किसी भी संख्या को आसानी से, है ना, आसानी से बेटा एक तरीके से देखा जाए तो 1 से भाग दे दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, अच्छा, तो अगर दिक्कत नहीं होती है तो इससे हम लोग को फायदा क्या होगा? आप 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 10 1s are 10, 10 1s are 10, ये हो जाएगा 20/10। क्या इतना आप सभी को समझ में आया कि ये चीजें कैसे हुई हैं? मैंने नो 10 से, सर। ओके ओके, मैं सिखा देता हूँ, ठीक है, मैं सिखा देता हूँ। दरअसल यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, है ना, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ओके, अच्छा, तो जब यहाँ पे किया तो बेटा मैंने यहाँ भी करना स्टार्ट कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई 10 में कराओगे तो 10 आ जाएगा, और फिर इस वाले 1 का मल्टीप्लाई 10 में कराओगे तब भी 10 आ जाएगा, तो 10/10 हो गया। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई 10 में कराओगे तो 20 हो जाएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई 10 में कराओगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि, ठीक है, यानी कि बच्चों अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो 10 के आगे क्या होता है 11, तो 11/10। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर इसको कांस्टेंट रखिए और न्यूमरेटर को एक एक वैल्यू आगे बढ़ाते जाओ, तो 11 से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12/10, फिर 13/10, फिर 14/10, एंड ऐसे कब तक जाएगा 20 तक जाएगा, यानी ढेर सारी वैल्यूज हैं। मैं थोड़ा इसको दूर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा दूर लिख देता हूँ।
क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे एग्जाम में पूछा पूछा जाएगा, ऐसे सवाल मैंने देखे हैं, है ना, आते हैं आप लोग के एग्जाम में। तो पूछा जाएगा कि कोई दो संख्याएं दे दी जाएंगी, ठीक है, पेपर में दो संख्याएं दे दी जाएंगी और बोल दिया जाएगा कि इनके बीच में तीन परिमेय संख्याओं को इंसर्ट करिए, पांच परिमेय संख्याओं को इंसर्ट करिए, है ना। तो आप इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे पांच परिमेय संख्याएं, है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ। मान लो पांच परिमेय संख्याओं को इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो आप 6 से गुणा करना, ठीक है। मान लो अगर सात परिमेय संख्याओं को ऐड करने के लिए बोलेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करना। मान लो अगर तीन नंबर को इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, यानी कि उसमें परिमेय संख्याओं को प्राप्त करने के लिए बोलेगा, तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई करना। एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो बेटा, यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं था कि आप 5 बार इसको परिमेय संख्याओं को निकालो, 5 परिमेय संख्याओं को, 6, 10, 15, 20, कुछ भी बोला नहीं था। तो हमने अपने मन से है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे हिमांशु, आप चाहो तो 15 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, आप चाहो तो 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। आपको समझ में आया? ओके सर, यस सर, आ गया। ओके बेटा, ओके। एक बार फिर से बता दो न्यूमरेटर क्या होता है। बेटा न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश। न्यूमरेटर मतलब होता है अंश, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं अंश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। अमन कश्यप के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, समझ में आया अब आपको? अमन कश्यप, अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो बेटा कहीं भी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तुरंत पूछ लिया करो, है ना, बिल्कुल भी देर मत किया करो, तुरंत पूछ लिया करो कि सर हमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर नहीं समझ में आ रहा, समझा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ भी बोला नहीं गया, तो अपने मन से यहाँ पे ले लिया। आप चाहो तो 10 से नहीं करना चाहते अगर, तो 5 से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो, 4 से कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इतने ढेर सारे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे जो कि सब के सब क्या होंगे, परिमेय संख्या। अच्छा देखो एक चीज और ध्यान रखना, है ना, ये 10/10 तो परिमेय संख्या था ही, 20/10 भी एक परिमेय संख्या था, ये जितना भी नंबर आप देख पा रहे हो ना, ये भी सब क्या है बेटा, परिमेय संख्याएं ही हैं। ये भी सब के सब क्या है, परिमेय संख्याएं। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ भी, है ना, कुछ भी संख्या लेकर के मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब मैं इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ पे ढेर सारी है ना रेशनल नंबर लिखी गए, तो बोला जा रहा है कि देखो कि दो रेशनल नंबर होंगे तो अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ 5 और 6 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? 1, 2, 5, 10, 10, 20 या अनंत? सर इसमें ऐड नहीं करना वन। सर आनंद। हम जो अनंत। हाँ हम जो पूछ रहे बेटा वो सवाल सुन लीजिए। हमने ये अनंत। पूछा कि 5 और 6 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, 4, 5, 10, 15 या अनंत? तो आप सभी लोग का आंसर होना चाहिए सर अनंत, ठीक है। अनंत बार, हाँ बिल्कुल अनंत होना चाहिए यहाँ पे, है ना, जिनकी कोई सीमा तक नहीं है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली बोल दिए, ये एक अच्छा सवाल है, और ऐसा भी सवाल मैंने देखा है कि आप लोग के एग्जाम में आता है। इसको जरूर से जरूर अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है बेटा, इसको जरूर से जरूर अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ये सारी की सारी है ना जो क्वेश्चंस हैं ये सेट एग्जाम में आपके आ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सर। ठीक है, चलो अब मैं इसको सिखाता हूँ कि आखिर ये है क्या। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 3/5 एक संख्या है और 4/5 दूसरी एक संख्या है, और दोनों की दोनों परिमेय संख्या है। तो बोला है कि 5 परिमेय संख्याओं को इंसर्ट करिए। तो बेटा मेरा ये मानना है कि जितनी बार परिमेय संख्याओं को बोले
5, 6, 10 है ना, उससे एक अधिक संख्या से गुणा कर दो। जैसे 5 बोला है ना, तो आप 6 से गुणा करो। तो चलो 6/6 गुणे 6/6, तो 6 18, 6×5 = 30, और बेटा 6×4 = 24, और 6×5 = 30। तो अब ध्यान से देखना बेटा, 18 के बाद क्या आता है, आप काउंटिंग करिए। 18 के बाद क्या आता है, 19, 19, 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, फिर 22, 23, 23, 23 के बाद 24, 24। तो बच्चों काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या इन दो नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर मैंने इंसर्ट कर दिए या नहीं कर दिए? यस सर, है ना? सर यस। तो ये तरीका है ना, ये तरीका है आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और देख लीजिएगा, इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता ही आता है। क्या सारे बच्चे इसको नोट कर रहे हैं? यस सर कर लिया। अच्छा, यस सर अभी कर रही हूँ। ठीक ठीक ठीक। हो गया। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस सर। हाँ, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आप लोग खुद बताइए कि अपरिमेय संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, क्या होती हैं इर्रेशनल नंबर्स? सर परिमेय संख्याओं का उल्टा होता है परिमेय। हाँ वो तो है, लेकिन इनका प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकता है? चलो सर मैं, ये अनरूट में होते हैं। हाँ जी हाँ जी, सर ये अनरूट में होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा क्लोज तो हो, है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम 100% आप करेक्ट हो, लेकिन हाँ करेक्ट हो। मतलब देखा जाए तो आप 70% से लेकर के 80% तक करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें करेक्शन करना, इसमें और टेक्निकलिटी को ऐड करना जरूरी है। क्या है टेक्निकलिटी, मैं आप सभी को सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले ये जान लो कि जो ये अपरिमेय संख्याएं होती है ना बच्चों, इनको कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है। अब ये चीज जो है ना, ये अंकित कुमार के नाम से एक बच्चा या बच्ची है, उन्होंने बताया। अच्छा, अंकित कुमार के नाम से जो बच्ची है, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार के नाम से जो बच्ची है, क्या नाम है आपका? पुष्पा। देखो बेटा, पुष्पा ने एकदम करेक्ट बताया था कि सर इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, उदाहरण के रूप में मान लो √3 हो गया, √2 हो गया बच्चों, √7 हो गया। ठीक है, यस फिर सर। पाई हो गया, फिर मान लो यहाँ पे लिखा गया है 0 और दशमलव, मान लो लिखा गया है 2, 3, 7, 9, 1, 5, 6, 7। तो ऐसे ही आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो ये भी एक तरीके से अपरिमेय संख्या होती है। तो देखा जाए तो सुनीला, आई थिंक सुनीला के नाम से एक बच्ची थी, उन्होंने कहा था कि सर जो रूट में संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे पाई रूट में नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से देखा जाए तो अपरिमेय संख्या है। 0.2379 जो भी लिखा गया है वो भी रूट में नहीं है, लेकिन वो भी एक तरीके से क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग ये याद कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा रूट में होने वाली संख्याएं ही अपरिमेय होती हैं। अब जैसे मान लो रूट में 9 लिखा है बेटा, तो रूट में 9 क्या एक अपरिमेय संख्या है? क्या यस रूट सर। में? नहीं बेटा, नहीं, एकदम नहीं। रूट में 9 का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, रूट में 9 की वैल्यू क्या आती है जानते हो? रूट में 9 की वैल्यू की निकालोगे तो +-3 आता है। तो प्लस 3, हाँ, तो +-3 एक तरीके से देखा जाए तो रेशनल नंबर होता है, ना कि इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, ये बिल्कुल जरूरी बात नहीं है कि रूट देखते ही आप तुरंत बोल दो कि सर ये तो इरेशनल नंबर होगा। क्या ये सारी बातें आपको याद रहेंगी बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं आप सभी को। यस सर।
यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया गया, देखो √2 लिखा गया और √4 है ना। पहले मैं √4 को ही बता देता हूँ। देखो बेटा √4 है तो √4 को आप लिखोगे 2 × 2। और याद करो रूट का काम क्या होता है, तो रूट का काम ये होता है कि अगर ये दो एक ही जैसी चीजें हैं तो उनमें से एक को खा जाता है और दूसरे को बस बाहर जाने देता है। दो लोग हैं तो इनमें से सिर्फ एक लोग को बाहर जाने देगा और इनके साथ में प्लस और माइनस को भेज देगा। ये प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है कि इनकी दो वैल्यूज होंगी। ठीक है, अगर मैं इनको इरेज कर दूं तो इस √4 की दो वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी होंगी बेटा, तो एक होगी +2 और दूसरी होगी -2। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? सर। अच्छा ठीक है। तो आप कभी भी है ना, कभी भी इसको मत बोलिएगा कि √4 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं बेटा, √4 देखो कहाँ एक अपरिमेय, ये तो परिमेय बन गया है ना, ये तो पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय। अच्छा, ये तो हो गया। लेकिन √2 बेटा आप √2 की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, √2 को √2 ही रहने दोगे, या फिर अगर इसकी वैल्यू निकालोगे भी ना, अगर इसकी वैल्यू निकालोगे भी तो इसकी वैल्यू आएगी 1.41 समथिंग 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 एंड सो ऑन। ठीक है, डेसिमल में आएगी, वो भी कभी खत्म ना होने वाली। तो इस प्रकार की संख्या है ना, इस प्रकार की संख्या बेटा क्या कहलाती है, तो बेटा इस प्रकार की संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना अंतर? यस सर। सारे बच्चे ऐसे नहीं, सारे बच्चे रिप्लाई करिए, ऐसे करोगे तब मेरे को नहीं समझ में आएगा। सारे बच्चे रिप्लाई करो। चलो, अब मेरे को है ना लग रहा है कि हाँ सबका क्लियर है, क्योंकि सारे बच्चे चैट में माइक बंद, माइक बेटा आर्यन बुग्गू के नाम से जो बेटा है ना, माइक को बंद रखिए। ओके, चलो ये सारी चीजें तो आप लोग सीख गए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि दो जो होता है ना एक पूर्ण वर्ग नहीं है, चार एक पूर्ण वर्ग है, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है जबकि ये एक अपरिमेय संख्या है ना। ये सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो इसको p/q के रूप में, √2 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना, √4 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो इसका मान 2 और -2 आ रहा है, आप इसको आराम से 2/1 या फिर -2/1 आराम से लिख सकते हो। ठीक है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, अंत में निष्कर्ष, अंत में कंक्लूजन क्या निकलता है कि √2 एक क्या है बच्चों, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। और √4 क्या है, तो √4 एक रेशनल नंबर है। ये कंक्लूजन है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है। हाँ, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या, ये भी आपके एग्जाम में आता है, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। गुड इवनिंग बच्चों। चलो अब ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसको नोट करने के लिए रेडी रहिएगा, इसको सीखने के लिए रेडी रहिएगा, ये भी टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत आता है। अच्छा, ध्यान से देखो, सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में बात हो रही है। वास्तविक संख्याएं, ठीक है बेटा, आज तक मैंने क्लास में ये सारी चीजें बताई नहीं थी, वास्तविक संख्याओं के बारे में मतलब नहीं बताया था मैंने, है ना। लेकिन आज मैं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आज पढ़ाई हो रही है एट ग्रेड की, आपकी सिलेबस वाली पढ़ाई लिखाई हो रही है, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आ सकता है। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है? देखो बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाने पर जो संख्याएं बनती हैं उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो अगर कोई बोले कि बताओ वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो आप तुरंत बोलना कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलाने से जो संख्याओं का संग्रह बनता है उनको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। सर 1 मिनट नोट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है ना बेटा, ये सारी चीजें यूनिक है, इसको नोट कर लीजिए, बिना पूछे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें अभी तक सिखाई नहीं गई थी। अगर आप सोच रहे हो कि अभी भी सर पुराना वाला पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल भी भूल जाइए, पुराना वाली चीज चल ही नहीं रही है। हर एक चीज आपके लिए यहाँ नया है, कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाएगा। ठीक है,
ओके ओके बेटा, इसको आगे कंटिन्यू करूं मैं? यस सर। ओके। अच्छा, एक बात और, आपने ये देखा होगा यहाँ पे मतलब एक फिगर बना है, इसका मतलब क्या है मैं आपको सिखा देता हूँ आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है? इसका मैं मतलब सिखाता हूँ आप सभी को। तो इसका मतलब देखिएगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रियल नंबर है ना, ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है ना, सबसे बड़ा वाला सर्कल, इसको हम लोग बोलेंगे ये रियल नंबर का एक कलेक्शन है, ठीक है? मेरी बात को समझिएगा, ये चीजें सबको नहीं आती हैं बेटा, मेरी बात एकदम ध्यान से समझिए, सबको नहीं आती है। जो बच्चा एकदम ध्यान से देगा, ठीक है, ध्यान देगा, वो तुरंत इस फिगर को समझ जाएगा। तो एकदम ध्यान से देखिएगा इस बात को कि हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है ना, ये सबसे बड़ा वाला सर्कल, यह एक तरीके का रियल नंबर शो कर रहा है। अब इस रियल नंबर में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं? तो रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है। क्या यहाँ तक समझ में आया? दो ग्रुप्स बढ़ जाएगा, एक है रेशनल नंबर का और एक है इरेशनल नंबर का, दो ग्रुपों में बढ़ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना? अच्छा, अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे की कहानी बड़ी इजी है। देखो बेटा, रेशनल नंबर के अंतर्गत, यानी कि रेशनल नंबर के अंडर में आता है इंटीजर, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर ऐसे बता देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, सीधा चलते हैं सीधा। नेचुरल नंबर जो होता है उसके अंडर में आता है होल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर सबसे छोटा है और उसके अंडर में आता है, मतलब उस, ये नेचुरल नंबर अंडर में आता है किसके? होल नंबर के अंडर में आता है, ठीक है? होल नंबर इसको अपने अंदर रखे हुआ था। अच्छा, अब नेचुरल नंबर और होल नंबर इन दोनों को ही अपने अंदर कौन रखे रहता है? तो इंटीजर्स, ठीक है? इंटीजर्स इन दोनों को ही अपने अंडर में रखे हुए होता है, अपने नीचे रखे हुए होता है, ठीक है? अच्छा, और रेशनल नंबर सबको, है ना, इन सभी लोगों को अपने अंडर में रखा होता है, यानी कि यह रेशनल नंबर इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ये सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? अच्छा यस अच्छा। सर। यस हाँ सर। हाँ हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको हिंदी में बता दीजिए। एकदम बेटा, एकदम मैं हिंदी में बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बहुत बढ़िया किया कि आप लोगों ने बोल दिया कि सर हिंदी में बताइए, ठीक है? देखो बेटा, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं बेटा, वे किसके अंतर्गत आती हैं? तो बच्चों वो आती हैं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत। पूर्ण संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्णांकों के अंतर्गत आती हैं बच्चों, ठीक है? यानी पूर्णांकों के अंतर्गत आ जाएंगी, यानी कि सबसे छोटा कौन होता है? प्राकृतिक संख्या। उससे बड़ा कौन होता है? पूर्ण संख्या। फिर उससे पूर्णांक, और सबसे तो रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इन सभी लोगों को अपने अंदर रखे हुए होता है। अब आपको समझ में आया हिंदी में भी? ठीक। बच्चों एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। हम्म। बच्चों अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक, ओके बेटा, चलो, बहुत बढ़िया। तो ये एक तरीके से सर्कल इस तरीके से बना हुआ था। तो आई थिंक ये फिगर आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था। क्या सभी बच्चों को समझ में आया ये वाला फिगर? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो जोगिंदर के नाम से जो भी बच्चा है, जोगिंदर के नाम से जो भी बच्चा है, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है? अच्छा, देखो यहाँ पे अभी नोट लिखा गया। नोट क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। तो साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, यानी कि हर एक नंबर अपने आप में यूनिक होता है। जैसे -3 कहीं और पे नहीं बनाया जा सकता। अब
आप मेरी बात ऐसे समझ लो, जैसे मान लो बेटा, मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, मान लो ये नंबर लाइन है, बीच में 0 1 2 3, -1 -2 -3 है ना, इस तरीके से है। तो अगर इस तरीके से है बेटा, तो मान लो ये 2 है ना, 2, तो क्या कहीं और पे भी, इस नंबर लाइन पे कहीं और पे भी क्या हमें 2 मिलेगा? हमको बस इतना बताइए, कहीं और पे मिल जाएगा 2? अरे नहीं मिलेगा बट, अरे बच्चा, सर नहीं। हाँ नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अच्छा तुम बताओ, यहाँ पे 2 है तो क्या उस नंबर लाइन पे कहीं और पे भी 2 होगा? अरे बेटा 12 हो सकता है, 22 हो सकता है ना, 32 हो सकता है, 42 हो सकता है, लेकिन कभी भी 2 नहीं होगा। क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? यस सर। तो इसी को बोलते हैं अद्वितीय, है ना, यूनिक। एक सेकेंड, ठीक है, अद्वितीय, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अपने आप में अनोखा, है ना, अपने आप में अनोखा। अनोखा मतलब वो आसानी से मिलता नहीं है, इनफैक्ट उसके अलावा कोई और वैसी चीज होती ही नहीं है, उसको बोलते हैं यूनिक, है ना बेटा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। सबको समझ में आया ना बेटा, कि वास्तविक संख्या रेखा पर हर एक नंबर यूनिक होता है, हर एक नंबर अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है कि हर एक नंबर अपने आप में अलग अलग होता है, ठीक है, वह किसी से ही, है ना, बराबर नहीं हो सकता। अब तुम खुद देख लो, 2 को आप कभी भी -2 के बराबर नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार 7 को कभी भी आप -7, अरे एक सेकेंड, 7 को आप कभी भी -7 के बराबर नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा नहीं ये बात? ठीक है, चलो, सर ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपरिमेय संख्या, तो बच्चों क्या हम लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, ठीक, सही बात है, हम लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो √2 है, तो बच्चों हमको बस इतना बता दीजिए आप लोग कि √2 एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या। बहुत यस बढ़िया, सर, आप परिमेय। अपरिमेय है ना, इररेशनेबल। तो हम लोग क्या करेंगे कि √2 को इस नंबर लाइन पे व्यक्त करने की, डिनोट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा बेटा, वैसे वैसे सीखते जाइएगा, आपको बहुत ही आसानी से ये सीखने को मिल जाएगा। और जो मैं सिखा रहा हूँ ये भी आपके सिलेबस का ही है, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जानते हो क्या पूछा जाएगा? ऐसे पूछा जाएगा कि √2 को या √3 को या √5 को रेशनल, सॉरी, नंबर लाइन पर बना करके दिखाइए। ये आपसे पूछा जाएगा सवाल। तो कैसे कैसे बनाओगे, देखो हम वही बता रहे हैं। देखो मान लो ये 0 है, फिर मान लो बेटा ये 1 है, फिर मान लो ये 2 है, एंड सो इधर चले आओ, -1 है, इधर चले आओ, -2 है, एंड सो ऑन। तो ये नंबर लाइन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो हुआ क्या है ना, हुआ क्या है कि 1 सेंटीमीटर का या फिर 1 यूनिट का, है ना, हम लोग एक लेंथ ले लेंगे। देखो ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का ये यूनिट लेंथ है, ठीक है। ऊपर भी हम लोग 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ही लेंगे। ऐसे 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, है ना, यूनिट लेंथ लेना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, यूनिट लेंथ हमें लेना है। एक सेकंड चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट लेंथ ले लिया। अच्छा बेटा एक बात बताइए, मान लो अगर तुमको इस वर्ग का ये विकर्ण निकालना हो तो कैसे निकालोगे? जबकि आप जानते हो कि वर्ग का ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का है ना। पाइथागोरस थ्योरम का आप लोग नाम सुने हैं? पाइथागोरस, पाइथागोरस यस सर। नाम सुने ना? हाँ, सर। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है आधार, ये 1 है, और इसको बोलते हैं लंब, ये भी 1 है। तो ये जो कर्ण होता है इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हैं। फार्मूला ये होता है ना कि कर्ण
कर्ण बराबर, एक सेकेंड बेटा, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, है ना, अंडर रूट आधार का, है ना, आधार का वर्ग प्लस प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आधार की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का वर्ग कर दीजिए, प्लस लंब की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है बेटा, आधार भी और लंब भी दोनों ही 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इस वाले 1 का स्क्वायर की भी 1 होगा, तो 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, यानी रूट में क्या आ जाएगा 2। यानी ये जो कर्ण वाली लंबाई है ना बेटा, ये जो कर्ण वाली लंबाई है, ये अपने आप में कितनी होगी, तो कर्ण वाली लंबाई √2 होगी। क्या ये सारे बच्चों को समझ में आया? सर एक बार और समझा दो। यस सर समझ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, दरअसल है क्या, पाइथागोरस एक प्रमेय होता है, तो वो ये कहता है कि मान लो अगर कहीं भी है ना, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अगर 90 डिग्री का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो बेटा देखो, ये जो त्रिभुज है ना, या एक समकोण, एकदम ध्यान से समझेंगे तब आएगा, क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है ना ये सर, थोड़ा अच्छा यस टॉपिक सर। है ना, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। समकोण त्रिभुज की खास बात ये होती है ना कि इसको देखो, इस वाले लाइन को बोलते हैं कर्ण, इस वाले को बोलते हैं लंब, अरे सॉरी यार, आधार बोलते हैं, आधार, और इस वाली लाइन को बेटा बोलते हैं लंब। क्या आप लोग इतना समझ पा रहे हैं कि इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं बेटा? इतना आ रहा है ना आप लोग को? यस सर। हाँ, तो फिर एक फार्मूला बनाया गया है, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं, कि अगर कर्ण का मान निकालना है तो आप क्या करिए, ये जो आधार है ना, आधार, इसका वर्ग करिए, प्लस लंब का वर्ग करिए, और इसको जोड़ दीजिए, और ऊपर रूट होना चाहिए। ठीक है, तो यही देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, आ मतलब आधार, ल मतलब लंब, आधार और लंब का मान क्रमशः 1 और 1 दिया गया, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है। क्या अब आपको समझ में आया कि अभी भी नहीं आया बच्चों? यस सर अब आ गया समझ में। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंबाई थी, है ना, ये जो लंबाई थी बच्चों, ये कितनी है बताओ, कितनी है ये? सर 2 ना, √2। √2, है ना, √2। अच्छा, √2 हो गई। अब क्या करेंगे आप लोग, बेटा आप लोग के पास, है ना, है ना, आप लोग के पास इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बताओ बेटा, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है ना आप लोग के पास ज्योमेट्री बॉक्स में, यस सर। है ना? यस सर। क्या सर हाँ, क्या बोलते हैं इसको आप लोग? प्रकार। प्रकार, प्रकार बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है बेटा, तो इस मान लेते हैं प्रकार से, है ना, इस प्रकार से इसकी नोक को, ये जो नोक है ना, अच्छा एक सेकेंड, इसकी जो ये वाली जो नोक है बेटा, उसको यहाँ पे रखिएगा, और जो पेंसिल वाली नोक है, पेंसिल वाली ये वाली, उसको यहाँ रखिएगा, और इतना करने के बाद इस पेंसिल को आप लोग घुमा दीजिएगा ऐसे। तो बताओ, ऐसे घुमाने पर यह नंबर लाइन को यहाँ पे कट कर रही है कि नहीं कट कर रही है? यस सर। कट कर रही है ना? तो बेटा इसी लंबाई को 0 से नाप लो आप लोग, यहाँ 0 से नाप लो, है ना, इस लंबाई को यहाँ से यहाँ तक, इसी लंबाई की वैल्यू, है ना, इसी लंबाई की वैल्यू √2 होती है, और इसको आपने नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया। ठीक है, इसको आपने नंबर लाइन पे क्या कर दिया, डिनोट कर दिया।
क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। है ना, ये जो ब्लैक कलर में खूब मोटा सा मैंने बनाया ना लाइन, यही √2 है ना? ओके बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कैसी लगी आपको ये क्लास? सर बहुत अच्छी। आज का होमवर्क करिए, नोट करिए बच्चों, आज का होमवर्क नोट करिए। यस सर।